आयुष यार। ओमकार को थोड़ा सा लेट हो गया ना, तो ओमकार को बोलना पड़ा सॉरी बोल। चिल्ला रहे सॉरी बोल सॉरी बोल। मैम नहीं मैं इधर आई हूं पर और आएगा कोई टाइल्स की ना देती तेरे को प्लेटफॉर्म पे इतने टाइल्स लगे सब। हाँ, तो एक बार मैम ने पनिशमेंट दिया था ये। मैम ने एक बार बोला था यहाँ से बाहर निकलेगा और स्टेशन पे जाएगा तब तक कितने स्टेप्स होते हैं गिनना, और कल ट्रेन पे उतरेगा और इधर तक आएगा वो मिक्स करके कल बताना। और क्यों ने बताया था? पता था कुछ तो ऐसी 335 पढ़ता था कुछ ज्यादा था। इतना नालायक है, चैट जीपीटी पे सर्च करता है एवरेज स्टेप्स बता बोल के। चल, लैंग्वेज इंट्रोडक्शन। ओके, सो आज अपन लेसन नंबर 17 से अपना पोर्शन शुरू करेंगे, ठीक है, विच इज लॉ रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, अभी बच्चा लोग ईटी में हम सब ने एक एक्ट पढ़ा है नोन एज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये सबने पढ़ा है अपन, करेक्ट है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब हमने पढ़ा था तो मैंने तुमको बताया था कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था 4 हिस्सों में। कितने हिस्सों में बना था? 4 हिस्सों में, बराबर है। पहला हिस्सा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या था? जनरल प्रिंसिपल्स, जो तुमने पढ़ा, जिसमें ऑफर, एक्सेप्टेंस, सब कुछ तुमने पढ़ा, करेक्ट है? उसके सेक्शन नंबर 1 से लेकर कितना था? 75 तक, बराबर है। दूसरा हिस्सा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का था सेल ऑफ गुड्स। क्या दूसरा हिस्सा था? सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। तीसरा हिस्सा था स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें से कुछ तुमने पढ़े, जैसे तुमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पढ़ा ईटी में, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये किस में आया था? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में। और लास्ट हिस्सा जो था वो था पार्टनरशिप। ये 4 हिस्से थे जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बना था, बराबर है। उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से ये 2 चीजें, विच इज सेल ऑफ गुड्स एंड पार्टनरशिप, ये दोनों को निकाल दिया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्या 2 चीज निकाल दिया? सेल ऑफ गुड्स एंड पार्टनरशिप, और दोनों का ही बना दिया सेपरेट एक्ट। क्या बना दिया दोनों का? सेपरेट एक्ट, जिसमें से सेल ऑफ गुड्स के रिलेटेड जो एक्ट बना उसका नाम था सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो 1930 में उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग कर दिया और बना दिया सेपरेट एक्ट। डू यू अंडरस्टैंड? तो अभी ये जनरल प्रिंसिपल्स किस पे एंड होता है? 75। तो 76 से लेकर 123 तक पहले हुआ करता था सेल ऑफ गुड्स इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 76 टू 123 ये सेक्शंस हुआ करते थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, किसके रिलेटेड? सेल ऑफ गुड्स। अब ये सेक्शन को कर दिया गया वहां पे कैंसल और डाल दिया गया सेपरेट एक्ट। डू यू अंडरस्टैंड? तो अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखेंगे ना, तो 76 टू 123 में रिपील लिखा हुआ दिखता है। क्या लिखा हुआ लिखता है? रिपील। रिपील मतलब कैंसल्ड, क्योंकि उसका क्या बना दिया गया? सेपरेट एक्ट। डू यू अंडरस्टैंड? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अभी सिर्फ 2 ही हिस्से हैं, पहला जनरल प्रिंसिपल, दूसरा स्पेशल। ये दोनों का क्या बना दिया? सेपरेट एक्ट, बराबर है। अभी हम मान के चले तो सेल ऑफ गुड्स, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल ऑफ गुड्स? जेनरिक मीनिंग सेल ऑफ गुड्स, गुड्स बेचना। गुड्स मतलब क्या? मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स मतलब क्या? मूवेबल प्रॉपर्टी। तो कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं हम, उसके बदले क्या ले रहे हैं? पैसा। उसके बदले क्या ले रहे हैं? पैसा। तो वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ ना, बराबर है? वो भी क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट। सही बात है। तो बच्चा लोग यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सारे प्रोविजंस दिए हुए नहीं है। जो प्रोविजन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में दिए हुए हैं उसके लिए होगा देखने का, सेल ऑफ गुड्स एक्ट देखने का। बट जो प्रोविजन इसमें मिसिंग है, जो प्रोविजन इसमें मिसिंग है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही। तो जो मिसिंग प्रोविजन है उसके लिए हम लोग क्या रेफर करते हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। समझा? तो सोगा खुद बोलता है जो मैंने दिया है वो सोगा में देखो, जो मैंने मिस कर दिया है वो किधर देखो? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। करेक्ट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक आंसर था, याद है? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट।
जो बोलता था ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसेंसस होना चाहिए, तुम्हारा कंसिडरेशन होना चाहिए, बराबर है। तो यहाँ पे भी वो बोलता है कि ये सब कुछ होना चाहिए। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट टैक्स इज वन जेनरिक एक्ट, उससे अपन पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो सेल ऑफ गुड्स के लिए हम लोग दो एक्ट्स देखेंगे। पहला सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो स्पेशल है उनके लिए, बराबर है। और जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं दिया हुआ है तो क्या फॉलो करने का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि है तो कॉन्ट्रैक्ट। डू यू अंडरस्टैंड? वेरी क्लियर। आ जाओ। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट विच इनिशियली वॉज पार्ट ऑफ, किसका हिस्सा था ये, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। लेटर जो सेक्शन 76 टू 123 था, वेयर इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन 1930 उसको कर दिया गया रिपील। रिपील मतलब कैंसल, बराबर है। और उसको डाल दिया गया इन सेपरेट एक्ट टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, sorry, named Sale of Goods Act was enacted. Therefore, Sale of Goods Act is complementary to Indian Contract Act. It governs transfer of property in goods. अभी बच्चा लोग सिर्फ सोगा के लिए, सिर्फ सोगा, सोगा क्या है, हाँ, सिर्फ सोगा पर्सपेक्टिव, जहां जहां तुम ये वर्ड प्रॉपर्टी देखोगे, जहां जहां वर्ड क्या देखोगे, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मीन्स ओनरशिप। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ओनरशिप। सो इफ आई रीड दिस लाइन कि इट गवर्न्स ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब ट्रांसफर ऑफ किस में, गुड्स में। समझा? सेल ऑफ गुड्स क्या एम्बिट में लेता है, स्कोप में। गवर्न्स मतलब टेक्स इनटू स्कोप, करेक्ट है। क्या लेता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, किस में, इन गुड्स। डू यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट? गुड्स ओवर हियर मीन्स मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली। लिखो लिखो, प्रॉपर्टी का मतलब लिखो ओनरशिप, और ये अंडरलाइन करो, गुड्स का मतलब क्या होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली। गुड्स का मतलब क्या होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली। और प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ओनरशिप। ठीक है। अभी जैसे ये एक्ट है ना सोगा, वैसे और एक एक्ट है टोपा। सोगा जैसा और एक एक्ट कौन सा है, टोपा। सोगा का फुल फॉर्म क्या है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। टोपा का फुल फॉर्म है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। क्या है वो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। जैसे सोगा ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी कवर करता है ना, टोपा ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कवर करता है। समझा? इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किस में डील किया जाता है, टोपा में, और मूवेबल का सोगा में। बैठा? ठीक है। Goods over years means movable property. Immovable property is not covered under ambit of Sale of Goods Act as it is governed by TOPA, Transfer of Property Act 1882. This act extends to whole of India. ये एक्ट कहाँ कवर होता है, पूरे इंडिया। श्योर इनफ? स्कोप पढ़ो, स्कोप तुम लोग पढ़ो। बराबर है। डन? ठीक है। अभी बच्चा लोग सेक्शन नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ सोगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ना, इसमें दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दो। पहला है सेल, दूसरा है अग्रीमेंट टू सेल। पहला क्या है, सेल, दूसरा क्या है, अग्रीमेंट टू सेल। सेल नहीं, अग्रीमेंट टू सेल। ठीक है। अभी यहाँ पे दोनों में फर्क क्या है। फॉर एग्जाम्पल, निमिष गया था मोबाइल शॉप। निमिष कहाँ गया था, मोबाइल शॉप। उसको खरीदना था लेटेस्ट फ्लिप फोन, मस्त स्लिम वाला, है ना। कितने का आता है, 1.25 लाख का आता है, नहीं पता, वो माया है। 1.25 लाख के आसपास का है वो फोन, ठीक है। तो निमिष गया, बोला कि मुझे लेटेस्ट फ्लिप फोन चाहिए, ठीक है। मोबाइल वाले अंकल ने फ्लिप फोन निकाला और निमिष को दे दिया, ठीक है।
अभी मोबाइल वाले अंकल के पास फ्लिप फोन का ओनरशिप था, ओनरशिप था, फ्लिप फोन था ना उनके पास, तो उन्होंने तुरंत किसको दे दिया, निमिष को। तो अगर सेलर के पास गुड्स एग्जिस्टेंस में है, उसका ओनरशिप है, तो और वो तुरंत फोन दे देता है, ओनरशिप दे देता है, तो उसको हम बोलते हैं सेल। उसको हम क्या बोलते हैं, सेल। ठीक। बट अगर निमेश मोबाइल वाले अंकल के पास गया, उनसे फ्लिप फोन मांगा, अंकल ने बोला सॉरी आउट ऑफ द स्टॉक है, मैं कल जाऊंगा और फ्लिप फोन लेकर आऊंगा और फिर तुमको बेचूंगा, तो उनके पास गुड्स है क्या, उनके पास गुड्स का ओनरशिप है क्या, नहीं। कल वो जाएंगे, लाएंगे और फिर निमिष को बेचेंगे। तो जो चीज का तुम्हारे पास ओनरशिप नहीं है, क्या तुम वो ट्रांसफर कर सकते हो, नहीं। तो वहां पे सेल नहीं हो सकता। वहां पे सेल कब होगा, फ्यूचर में। सेल कब होगा, फ्यूचर में। तो आज क्या बनेगा, अग्रीमेंट टू सेल। टुडे ही विल जस्ट अग्री टू सेल। व्हेन विल ही सेल, टुमारो। समझा। तो जब फ्यूचर में बेचा जाएगा, तो आज क्या होगा, अग्रीमेंट टू सेल। कल क्या होगा, सेल। बट तुरंत ओनरशिप ट्रांसफर हुआ, तो आज क्या होगा, सेल। समझा। सेल है या नहीं है, वो डिपेंड करता है ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है या नहीं। ओनरशिप आज ट्रांसफर हो रहा है तो सेल, फ्यूचर में हो रहा है तो आज क्या, अग्रीमेंट टू सेल। डू यू अंडरस्टैंड, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन ओनरशिप। बैठा, ठीक है। सो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर, वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और अग्रीज टू ट्रांसफर। या तो वो ट्रांसफर अभी कर रहा है, या तो अग्री कर रहा है कि ट्रांसफर करेगा। क्या ट्रांसफर करेगा, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब ट्रांसफर करेगा, वो भी किस में, किसको। अभी एक चीज ध्यान रखना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने ये वर्ड पढ़ा, नोन एज कंसिडरेशन। का मतलब क्या था वहां पे, समथिंग इन रिटर्न। मतलब कार के बदले कार दिया तो भी चलेगा, सोगा में नहीं चलेगा। सोगा बोलता है कि जो मैं बेचूंगा उसके बदले मुझे पैसा चाहिए। तो सोगा में कंसिडरेशन इज मनी। सोगा में कंसिडरेशन क्या है, मनी। वो बोलता है गाड़ी के बदले गाड़ी, बार्टर हुआ, सेल नहीं। सेल के लिए मुझे क्या चाहिए, सामने पैसा। बराबर है। वापस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है, जहां पे सेलर ट्रांसफर करता है या अग्री करता है ट्रांसफर करने को, क्या, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप। किस में ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है, वो गुड्स में। गुड्स में ट्रांसफर कर रहा है, किसको कर रहा है, टू द बायर। थैंक यू। टू द बायर फॉर मनी कंसिडरेशन, फॉर मनी कंसिडरेशन, जिसको हम बोलते हैं प्राइस। वेरी क्लियर। दैट इज सेक्शन नंबर 4। अभी यहां पे दोनों कवर किया क्या, सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। ये डेफिनेशन में सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल दोनों कवर किया कि सिर्फ सेल कवर किया, सिर्फ सेल किया, दोनों किया। कैसे, बोला ना उसने। एग्जैक्टली exactly. वो ट्रांसफर भी कर रहा है और अग्री कर रहा है ट्रांसफर करने को, मतलब इमीडिएटली कर रहा है या बाद में करेगा। तो क्या कवर हुआ, अग्रीमेंट टू सेल। और इमीडिएटली ट्रांसफर कर रहा है तो क्या कवर हुआ, सेल। डू यू अंडरस्टैंड, ओनरशिप ट्रांसफर मतलब सेल, ओनरशिप अग्रीड टू ट्रांसफर मतलब अग्रीमेंट टू सेल। श्योर इनफ। तो यहाँ पे क्या कवर हुआ, सेल भी, अग्रीमेंट टू सेल भी। सेल मतलब इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। बराबर। अग्रीमेंट टू सेल मतलब ओनरशिप ट्रांसफर इन फ्यूचर। करेक्ट। लिखो। तुम लिखते क्यों नहीं जो मैं बोल रही हूं, लिखा।
डन। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ तुम लोग समझाओ, कम ऑन क्विक। इजी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो चीज आती है। सेल जहां पे ओनरशिप ट्रांसफर होता है, और दूसरा अग्रीमेंट टू सेल जहां पे ओनरशिप कब ट्रांसफर होता है, फ्यूचर में। बराबर है। अभी एक चीज ना बहुत ध्यान रखना, सेल का पोजेशन और प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। सेल ट्रांजैक्शन में प्राइस होना चाहिए, ये बोलता है सोगा। बराबर है। पर प्राइस तुरंत पे करना जरूरी है क्या? नहीं। इट कैन बी पेड, इट कैन ऑल्सो बी promised, it can also be paid in installments. Do you understand? It can be paid, or it can be promised, or it can be also paid in installment. For example, तुमको पता है अपने बचपन में किराने के स्टोर्स हुआ करते थे। अभी तो डीमार्ट हो गया, बट बचपन में क्या हुआ करते थे, किराने के स्टोर, जहां पे महीने का सामान मम्मी ऑर्डर कर देती थी, और फिर महीने के एंड में वो अंकल हिसाब कर देते थे और पेमेंट हो जाता था। याद है? ऐसा किराना स्टोर्स हुआ करता था। तो अगर मम्मी ने फोन किया किराने वाले अंकल को और बोला कि कल सुबह 5 किलो चावल भेज दो, किराने वाले अंकल के पास चावल तो होगा, और मम्मी ने ऑर्डर प्लेस किया, करेक्ट है? तो उसी टाइम पे सेल हो गया। उसी टाइम पे क्या हो गया? सेल हो गया। चाहे पोजेशन कब मिलेगा? नेक्स्ट डे। पोजेशन कब मिलेगा? नेक्स्ट डे। बट गुड्स एग्जिस्टेंस में था, अंकल के पास ओनरशिप था, तो क्या हो गया? सेल। चाहे पोजेशन कल, प्राइस कल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? पोजेशन देना जरूरी है, इमीडिएटली देना नहीं। प्राइस होना जरूरी है, इमीडिएटली देना नहीं। क्लियर? सो एवरीथिंग what is dependent for sale is ownership. What is important is ownership. Got the point? ठीक। ओके। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये भी पूरा तुम बताओगे। 1 2 थर्ड का इतना ही बताना, इंक्लूड्स वाला मैं पार्ट बताऊंगी। फिर फोर्थ एंड फिफ्थ, गो फॉर इट। एक एक करके बताएंगे सब साथ में। एक एक करके बता दो तो भी चलेगा, तुम्हारा मर्जी। अभी बताने के बाद अभी पढ़ लेने से। तनिष, डिड यू लाइक एफएम? जिस हिसाब से वो नंबर्स को हेट करता है, मुझे डर लगता है ये अकाउंट्स एफएम कैसे करेगा। सबसे इजीएस्ट चल रहा है, की हालत खराब है उसमें भी, पर लेवरेजेस में वो कैलकुलेटर पे करना पड़ता है ना, तो वो ऐसा प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगता है। इधर हो जाता है कैलकुलेटर में 2+2 भी कैलकुलेटर पे ही करो। हाँ, 0+1 भी। बन जाता है। मुझे तुम लोग पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, तुम 0+1 भी कैलकुलेटर पे करोगे। 0+1 1.5 होता है क्या? हाँ। हो गया। डन। चलो पहला पॉइंट जल्दी बताओ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में टू पार्टीज आर इन्वॉल्व, मतलब सेल करते वक्त दो पार्टी इन्वॉल्व होते हैं, एक बायर और एक सेलर। बराबर है। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बनता है। क्या बनता है? बायलैटरल। बायलैटरल मतलब टू पार्टीज, एक सेलर एक बायर, करेक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए। जल्दी बताओ। धीरे धीरे धीरे, ट्रेन पकड़नी है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में मतलब सेलर से बायर तक।
बराबर है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर, बराबर, ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स। प्रॉपर्टी जो सेल होती है और हाँ, सब्जेक्ट मैटर क्या है? गुड्स। गुड्स मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक, अब आगे सुनो, मुझे बताओ ये बेंच मूवेबल प्रॉपर्टी है? एसी, पंखा, टीवी, एसी निकाल के बताओ। एग्जैक्टली माय पकड़ क्या होता है? पकड़ पाना चाहिए देखो एसी निकालने के लिए। आप भी निकाल के दीजिए आपको। हाँ तो सुनो सुनो, द पॉइंट इज ना बच्चे, ये एसी, ये पंखा, ये टीवी, ठीक है, ये लैंड से अटैच्ड है। कहाँ अटैच्ड है? लैंड से, बराबर है। तो जब तक वो लैंड या अर्थ से अटैच्ड है ना, वो इमूवेबल होता है। जब तक वो अर्थ से, अर्थ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मालूम है ना? बोलना नहीं अभी, इट रोटेट्स अराउंड इटसेल्फ, रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ को उठा के एक जगह से दूसरे जगह रख सकते हैं क्या? नहीं ना। तो ये क्या बनता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी, बराबर है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कोई भी चीज, ये भी क्या होती है? इमूवेबल होती है। क्लियर? जब तक उसको हम सिवर ना करें, सिवर मतलब कट, अगर कट करके उसको अलग कर दिया तो बन जाएगी मूवेबल, तब तक वो क्या रहेगी? इमूवेबल। डू यू अंडरस्टैंड? जैसे ट्री अर्थ से जुड़ा हुआ है, जब तक जुड़ा हुआ है वो क्या होगा? इमूवेबल। द मोमेंट उसको काट दिया वो क्या बन जाएगा? मूवेबल। डू यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट? ठीक है। अभी यहाँ पे ना सोगा गुड्स का डेफिनेशन देता है। सोगा क्या देता है? गुड्स का डेफिनेशन, जिसमें वो बोलता है कुछ चीजें स्पेसिफिकली मेरे लिए मूवेबल है। कुछ चीजें वो क्या बोलता है? स्पेसिफिकली मेरे लिए मूवेबल है। अभी पहली चीज, ग्रोइंग क्रॉप्स, वो बोलता है क्रॉप्स। क्रॉप्स कहाँ ग्रो होते हैं? जमीन पे। आइडियली वो जमीन से अटैच हुए हैं तो वो भी क्या होना चाहिए? इमूवेबल, बराबर है। बट वो स्पेसिफिकली बोलता है कि क्रॉप्स मेरे लिए क्या है? मूवेबल। क्रॉप्स मेरे लिए क्या है? मूवेबल। वरना अपन उसको क्या कंसिडर करते? इमूवेबल। जब तक क्या है? जुड़ा हुआ। द मोमेंट उसको काट दिया हम उसको क्या कंसिडर करेंगे? मूवेबल, बराबर है। बट क्रॉप्स अभी के लिए हम सिर्फ मूवेबल मानेंगे। क्यों? क्योंकि गुड्स का डेफिनेशन बोलता है। समझ में आया? ठीक। तो यहाँ पे गुड्स का मतलब क्या होता है? मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी में और क्या क्या इंक्लूड करता है गुड्स? स्टॉक एंड शेयर। शेयर क्या होता है? शेयर कैपिटल वाला शेयर, कंपनी में जो शेयर होता है वो शेयर। तो वो शेयर क्या है? मूवेबल। शेयर क्या है? मूवेबल। तो शेयर तो समझा। स्टॉक क्या होता है? गुड, बंडलिंग अप ऑफ शेयर्स। शेयर एक यूनिट होता है, उसको बंडल अप कर दो तो वो बन जाता है स्टॉक। तो स्टॉक एंड शेयर क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा स्पेसिफिकली बोला ग्रोइंग, ये है मूवेबल। तीसरा स्पेसिफिकली बोला क्या है? मूवेबल। ट्री लिखा है क्या कहीं? तो अपने आप मूवेबल बनाने का नहीं उसको। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या लिखा है? सिर्फ तीन चीजें, सारा मूवेबल चीजें प्लस तीन चीजें, शेयर एंड स्टॉक, दूसरा, तीसरा ट्री लिखा है कहीं? तो वो क्या बनेगा? इमूवेबल। क्यों? क्योंकि लैंड से अटैच्ड। समझ में आ रहा है? ठीक। फिर फोर्थ, एनीथिंग विच इज अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर अग्रीड टू बी सिवर्ड। सिवर्ड मतलब कट। कोई भी ऐसी चीज जो किससे जुड़ी हुई है? लैंड से, बट उसको अग्री किया है क्या करने को? कट करने को। कब? बिफोर सेल और अग्रीमेंट टू सेल, तो वो क्या बन जाएगा? मूवेबल। तो पेड़ जब तक लैंड से जुड़ा हुआ, इमूवेबल, द मोमेंट उसको काट दिया बन गया मूवेबल। समझ में आ रहा है? नक्की? ठीक है। चारों चीजें याद करो क्या क्या इंक्लूड होता है। वेरी गुड। सेकंड, तीसरा, चौथा, थिंग्स अटैच्ड और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर अग्रीड टू बी बिफोर सेल और अग्रीमेंट टू सेल। याद करो। Things attached to or forming part of the land which are to be severed before agreement. Agreed, agreed. To be agreed, agreed to be Yeah, agreed to be served before. served नहीं, severed। खाना है, सर्व कर रहे हैं। हाँ बाद में भेज, हाँ भेज दे, आराम से भेज, पहले ये पढ़।
तो बहुत बेटा लिखना पड़ेगा ना ये डेफिनेशन है ना, things attached to or थिंग्स अटैच टू forming और बनाएंगे बाद में, और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर अग्रीड टू बी बिफोर सेल और, ठीक। अभी दो चीजें बाहर निकाली डेफिनेशन से, दो चीजों को क्या निकाला डेफिनेशन से बाहर, पहला एक्शनेबल क्लेम, दूसरा मनी, ठीक है। मनी से शुरू करते हैं फिर एक्शनेबल क्लेम पे चलते हैं। मनी गुड्स नहीं है, दे तो सकते हैं उठा के, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है मनी, वो सामान नहीं है, ठीक है। तुम घर पे थे, मम्मी ने तुमको 40 रुपया दिया, बोला जा नीचे जाके ब्रेड लेकर आ, क्या लेकर आ, ब्रेड। तो तुम पैसा बेच के आए या ब्रेड खरीद के आए? ब्रेड खरीद के आए। क्यों ब्रेड खरीद के आए, पैसा क्यों नहीं बेचा? क्योंकि पैसा तो उसके बदले में दे देते ना ऐसे थोड़ी, अभी अलग अलग वर्ड यूज करेंगे तो थोड़ी चलेगा। गुड्स उसके तो देना पड़ेगा नहीं नहीं देख, अपने पास ब्रेड नहीं था, तुमने ब्रेड खरीदा, अंकल के पास ब्रेड था, पैसा नहीं था, तो तुमने, अंकल ने पैसा खरीदा ना। आपने तो बोला मनी कंसिडरेशन, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मनी कंसिडरेशन है ना, गुड्स के बदले मतलब कोई सामान दे रहा है तो हमें कंसिडरेशन देना पड़ेगा ना, तो उधर कंसिडरेशन मनी है सेल आउट। तो ब्रेड कंसिडरेशन नहीं है, समथिंग इन रिटर्न। अच्छा, वो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बोला था ब्रेड भी कंसिडरेशन है, यहाँ थोड़ी बोला है ऐसा। हाँ यहाँ पे यहाँ पे सब पैसा कंसिडरेशन है, तो अपने लिए क्या कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए तो कंसिडरेशन दोनों तरफ से होता है ना। तो उसने सेल किया ना हाँ, तो अपने लिए ब्रेड बना ना कंसिडरेशन, ऐसे क्या करता है, तो उसके लिए कंसिडरेशन पैसा बना ना, तो उसने पैसा खरीदा ना, नहीं ऐसे नहीं, ब्रेड बेचा। कंसिडरेशन खरीदा थोड़ी होता अरे तूने ब्रेड खरीदा जो तेरे लिए कंसिडरेशन था, तो उनके लिए कंसिडरेशन पैसा है, तो पैसा खरीदा ना। और हम लोग ने ब्रेड के बदले में पैसा दिया। अभी अलग अलग वर्ड यूज करोगे तो थोड़ी चलेगा अच्छा, और एक एग्जांपल, और एक एग्जांपल, और एक एग्जांपल। हाँ, तुझे कुछ बोलना है, बोल बोल। बोल। मतलब हम कुछ भी खरीदते हैं तो उसमें हम मनी देते हैं, बराबर। मतलब बाकी कुछ यूज नहीं है। हाँ, इसमें भी हो सकता है। अरे मतलब वो बोले हाँ, मनी का और कोई यूज नहीं है, ठीक है। मेरा और एक एग्जांपल है, अभी तुम जा रहे थे यूएसए घूमने, कहाँ जा रहे थे, यूएसए, ठीक है। यूएसए के लिए करेंसी कौन सी लगती है, तो तुम बैंक चले गए, तुम्हारे हाथ में रुपया था, बैंक के पास डॉलर था, क्या खरीदा क्या बेचा? डॉलर खरीदा। अभी अलग अलग वर्ड थोड़ी यूज करोगे इंग्लिश में, पर डॉलर अरे सेल ही होता है ना। हम लोग ने रुपया दिया उसके बदले में डॉलर दिए आई- तो तो तुमने रुपया दिया उसके बदले में ब्रेड खरीदा, हाँ हाँ, तो सेल नहीं है फिर वो, बदला हो गया। मैम जानबूझ के कंफ्यूज कर रही है। उसने सेल ही किया ना, सेल किया ना, और उसको बदले में कुछ तो देना पड़ेगा ना। बराबर है, तो कुछ तो खरीदेगा ना। हाँ क्या खरीदा? ब्रेड खरीदा। हाँ, तो वहां पे क्या खरीदा, डॉलर डॉलर खरीदा, तो पैसा खरीदा मतलब। खरीदा तो नहीं। अरे रुपए नहीं, उसके बदले में हमें बराबर है, तो तुम शॉप में 500 रुपए देके ब्रेड खरीदे, क्या ब्रेड एक्सचेंज किए, खरीदा, हाँ। उधर डॉलर एक्सचेंज किया, हाँ मतलब इंग्लिश में अलग अलग वर्ड्स है तो अलग अलग यूज करेंगे हम लोग। कैश मतलब डॉलर भी तो कैश किया ना, तो ऑब्वियसली एक्सचेंज हो सकता है, और यहाँ पे नहीं तो मिलता है ना फिर सेम चीज अपना मनी एक्सचेंज। देके अपना ही फिर डॉलर तो ब्रेड भी अपना ही है, खा सकते हो उसको। ब्रेड भी नहीं खरीदने का, ब्रेड नहीं पॉइंट है आज के लिए बस इतना ही। तनिष के पास कुछ है, तनिष क्या खरीद रहा है, मजे ले रहा है आज का उसको गेम नहीं सॉल्व कर ब्रेड डॉलर कुछ नहीं खरीदना उसको, मोह माया से दूर है, वो बोला यूएस ही नहीं जाना मेरे को, ठीक है। हाँ, तो क्या खरीदा, फॉरेक्स कार्ड खरीदा। फायदे शांत रहना समझ हाँ, सो बेसिकली मनी इज नॉट गुड्स, ठीक है, बट ओनली द मनी विच इज इन सर्क्यूलेशन इन योर कंट्री इज नॉट गुड्स, बाकी दुनिया का सारा पैसा इज गुड्स, ठीक है। तो जब तुम बैंक जाके रुपीस दे के डॉलर्स लेते हो ना, तो तुम डॉलर्स खरीदते हो, सिर्फ रुपीस तुम खरीद बेच नहीं सकते, वो भी वो रुपीस जो करंटली इन सर्क्यूलेशन है,
मोदी जी ने 2 नोट्स बंद कराए, 500 और 1000 रुपए का। अगर एक 40 साल बाद, ठीक है, मेरे पास 500 का पुराना नोट निकला, वो म्यूजियम में रखा जाएगा, बराबर है, बंद हो गया है, मेरे पास है, करेक्ट है। तो मैं उसका पैसा लूं कि नहीं बेचने के लिए? 500 रुपए का ओल्ड कॉइन्स बिकते हैं, मालूम है, और उसका क्या लिया जाता है? पैसा। तो वो कॉइन्स तो मनी नहीं है क्या? मनी है, बट दे आर नॉट इन सर्कुलेशन। तो एनीथिंग विच इज नॉट इन सर्कुलेशन इन योर कंट्री इज गुड्स। तो डॉलर गुड्स है, पाउंड गुड्स है, दिरहम गुड्स है, ओल्ड कॉइन्स गुड्स है। सिर्फ गुड्स नहीं है, वो है रुपया जो तुम्हारे सर्कुलेशन में है। 500 नोट, 1000 नोट जो बंद हो गया है, वो भी गुड्स है। के लिए तो किन के लिए? अरे हाँ, अगर तुम यूएसए में खड़ा है और तुम्हारे पास रुपीस है और तुमको डॉलर चाहिए, तो तुम वहां पे रुपीस बेचेगा, डॉलर खरीद नहीं सकता, क्योंकि उनके लिए डॉलर इज नॉट गुड्स, उनके लिए रुपीस इज गुड्स। समझा? सो व्हाट इज नॉट गुड्स? मनी, बट दैट मनी विच इज इन सर्कुलेशन, लीगल टेंडर। समझा? बाकी सब गुड्स। क्लियर? ठीक है, तो तुम ब्रेड खरीदेगा, रुपीस बेचेगा नहीं, वहां पे तुम डॉलर खरीदेगा, रुपीस बेचेगा नहीं। क्लियर? एक्सचेंज आए बड़े, ठीक है। सारा इंग्लिश आज ही बोलोगे तुम, बदले में बदले। अरे यार, चलो दूसरा इज योर एक्शनेबल क्लेम। ठीक है, अभी एक्शनेबल क्लेम इज योर एनी क्लेम जो पेंडिंग है, जिसके अगेंस्ट तुम एक्शन ले सकता है, बट उसके खिलाफ तुम्हारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। क्या नहीं है? कोई सिक्योरिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी एक फ्रेंड है, उसकी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसको रेंट पे अर्जेंट घर चाहिए था। उसको रेंट पे क्या चाहिए था? अर्जेंट घर। तो तुमने बिना कोई डिपॉजिट के, बिना लिखा पट्टी के उसको घर दे दिया रेंट पे। हुआ ऐसा कि 6 महीने से उसने तुमको रेंट पे नहीं किया, रेंट पे नहीं किया 6 महीने से। व्हाट विल बी द स्टेप यू विल टेक? बराबर, दैट इज लॉजिकल आंसर। पहले तो घर से बाहर निकालोगे ताकि और रेंट ड्यू ना हो। दूसरा, उसने बोला हम करेंगे केस, बराबर है, तो लेंगे उसके खिलाफ एक्शन। बराबर है, एक्शन क्यों लिया उसके खिलाफ? क्योंकि अपना कोई तो क्लेम है, और वो क्लेम अपना राइट है। क्या क्लेम है? रेंट, अरियर्स ऑफ रेंट, ये अपना क्लेम है और अपना अधिकार है। इसके लिए हम लोग ने क्या किया? उसके खिलाफ फाइल किया एक्शन। क्या फाइल किया? एक्शन। बराबर है। अभी मुझे बताओ, ये जो हम लोग क्लेम कर रहे हैं, उसके लिए अपने पास कोई सिक्योरिटी पड़ा हुआ है? नहीं। तो कोई भी ऐसा क्लेम जिसके अगेंस्ट तुम्हारे पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, वो बनता है एक्शनेबल क्लेम। वो क्या बनता है? एक्शनेबल। दूसरा एग्जांपल देती हूँ, कंपनी डिबेंचर्स इश्यू करता है, मालूम है? डिबेंचर्स क्या है? शॉर्ट टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट, कुछ भी हो सकता है। मतलब कंपनी सिक्योरिटी देता है और लोन लेता है, बराबर है, पब्लिक से, करेक्ट है, उसको डिबेंचर बोलते हैं हम लोग। सिक्योर्ड डिबेंचर का नाम सुना है? सिक्योर्ड डिबेंचर मतलब कंपनी असेट गिरवी रखता है और लोन लेता है, सही है। अभी मुझे बताओ, डिबेंचर होल्डर का पैसा अगर कंपनी ने लौटाया नहीं, डिबेंचर होल्डर क्या करेगा? असेट बेचेगा और पैसा रिकवर करेगा। तो सिक्योरिटी है कि नहीं उसके पास? है, तो वो एक्शनेबल क्लेम नहीं है। समझा? दूसरा, पीएफ, पता है पीएफ? प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड ये रिटायरमेंट अधिकार है। तुम गए पीएफ वाले कंपनी के पास अपना पीएफ मांगने, उसने तुम्हारा क्लेम रिजेक्ट कर दिया, उसके खिलाफ कोई सिक्योरिटी है तुम्हारे पास? नहीं, तो वो बन गया एक्शनेबल क्लेम। सेम पेंशन, वो बन गया तुम्हारा एक्शनेबल क्लेम। तुमने मेडिक्लेम इंश्योरेंस खरीदा था, ठीक है, मेडिक्लेम खरीदा था, हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ, तो वो रीइंबर्स करना चाहिए, नहीं किया, क्लेम करेगा, एक्शन लेगा उसके खिलाफ, कोई सिक्योरिटी है नहीं, तो वो क्या बन गया? एक्शनेबल क्लेम। डू यू अंडरस्टैंड? कोई भी राइट तुम्हारा क्लेम करने का जिसके खिलाफ कोई सिक्योरिटी नहीं है, बिकम्स योर एक्शनेबल क्लेम।
अब ये जो मेडिकल इंश्योरेंस वाले ने तुमको पैसा नहीं दिया तो तुम केस किया, तो क्या तुम ये बोल सकते हो कि ये एक्शनेबल क्लेम मेरा है, ले मैं तेरे को बेचता हूं? कैन एक्शनेबल क्लेम बी सोल्ड? एक्शनेबल क्लेम में मेडिकल इंश्योरेंस का पैसा क्लेम करने का अधिकार तुम्हारा है, क्योंकि मेडिक्लेम तुमने खरीदा था। कैन दैट मेडिकल इंश्योरेंस का क्लेम जो तुम्हारा अधिकार है दूसरे को बेचा जा सकता है? कि मैं नहीं कर रहा, तू कर ले केस। उसके राइट्स ट्रांसफर हो सकते हैं, असाइन हो सकता है कि मेरा राइट से, फॉर एग्जाम्पल अगर मिस्टर ए ने खरीदा था, करेक्ट है, और मिस्टर ए का हो गया डेथ, तो वो राइट ट्रांसफर हो जाता है किस में? उसके बेटे में। वो जिंदा भी है बट उसके पास ना कैपेसिटी नहीं है केस लड़ने का, तो वो अपना राइट किसको दे देगा? अपने बेटे को। वो हो सकता है। असाइनमेंट इज पॉसिबल विच इज ट्रांसफर ऑफ राइट्स, बट कैन यू सेल योर राइट्स? नो। इज दैट क्लियर? तो एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, कौन सा मनी? लीगल टेंडर कैनॉट बी सोल्ड एज गुड्स। इज दैट क्लियर? तो इंक्लूड्स में तीन चीज, शेयर एंड स्टॉक, not does not include two things, actionable claim, money. बैठा 100%. Actionable claim is claim which is enforceable by, right? Money means legal tender of money. Old coins are not legal tender of money. तो old coins goods की तरह बेचे जा सकते. Do you understand? Price बताओ, price, 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 come on. मतलब एक मॉनेटरी होता है, मतलब अभी ब्रेड वाले एग्जांपल में हम लोग ब्रेड लेकर उसके बदले में पैसा देते हैं, तो बदला वापस, तो फिर मैम हाँ बोल. exchange, हाँ बस वही Should be exchanged for, therefore goods should be exchanged for money. Exchange of goods for goods would not amount to, would amount to barter, not sale. बराबर है? Similarly consideration है ही नहीं तो it amounts to not sale. तो सेल में क्या होना चाहिए? पैसा. बराबर? All essential elements of valid contract होना चाहिए. लास्ट लाइन बोलता है भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो तुमने पढ़ा ही है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो भी वैलिड अग्रीमेंट का एसेंशियल्स है वो सब यहाँ पे होना चाहिए, विच इज सेक्शन नंबर 10. समझा एकदम से? चल, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश. अभी बच्चा लोग टी फॉर्मेट भूल जाने का डिस्टिंग्विश लिखने के लिए. क्या फॉर्मेट भूल जाने का? ऐसा करके लिखने का नहीं, हमेशा पैराग्राफ्स में. कोई भी डिस्टिंग्विश पैराग्राफ में, नो टी फॉर्मेट. क्योंकि बहुत बार ऐसे वर्ड्स का डिस्टिंग्विश आ जाएगा जहां पे एग्जैक्टली डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स नहीं है, तो कैसा लिखेगा? बराबर? सो देर इज नो टी फॉर्मेट. नाउ यू राइट इट इन आंसर फॉर्मेट. पॉइंटर्स 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 ऑलवेज. ठीक है? और जब पेपर लिखोगे ना तो मैक्सिमम टाइम्स कोशिश करो कि तुम पॉइंटर्स में ही आंसर लिखो. एंड पॉइंटर्स मतलब लेजिट या तो 1 2 3 4 या ABCD, या छोटा आई, छोटा 2 आई, छोटा 3 आई. छोटा आई समझो रोमन्स में. बराबर है? बुलेट, स्टार, सर्कल, कुछ भी किया ना पूरा कैंसिल करके 0 दूंगी. बुलेट्स नो, नो नो नो. या तो ABCD या 1 2 3 4 या पॉइंट रोमन 1 2 3 4. समझा? ठीक है? क्वेश्चन नंबर एकदम ध्यान से लिखना. क्वेश्चन नंबर में गड़बड़ तुम्हारा आंसर ही नहीं चेक होगा. अगर वहां पे बोला है क्वेश्चन 2ABCD, तो जब तुम लिख रहे हो तो लेजिट बराबर क्वेश्चन 2A लिख के फिर पॉइंटर्स लिखने का. गड़बड़ मत मारना इसमें. या यहाँ पे A लिख रहे हो तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा. समझ में आ रहा है? ये हर एक इसमें लिखना, कौन सा क्वेश्चन नंबर और उसका कौन सा सब क्वेश्चन लिखना. इसमें गड़बड़ तुम्हारा आंसर चेक ही नहीं, वो मेहनत ही नहीं करेगा कि कौन सा आंसर लिखा है. तो समझा? बी वेरी केयरफुल विद दैट. ठीक, आ जाओ. सेल
अच्छा, तुमको कौन सा डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट पता है सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल में? एक इमीडिएट होता है, एक फ्यूचर होता है। मतलब क्या इमीडिएट होता है? सेल मतलब इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। हाँ, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इमीडिएट होता है, और यहाँ पे वही पॉइंट अपने को पता है, चलो वही पॉइंट पढ़ लेते हैं। फॉलोइंग पॉइंट्स विल ब्रिंग आउट डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। पॉइंट नंबर ए, इन सेल प्रॉपर्टी इन गुड्स सोल्ड, प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, इन गुड्स सोल्ड passes टू द बायर एट द टाइम ऑफ, जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया तब ओनरशिप ट्रांसफर, जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया तभी ओनरशिप ट्रांसफर, सो दैट ही बिकम्स द, in agreement to sell ownership does not pass to buyer at the time of contract, but कब पास होता है? only when it becomes sale, जब सेल होगा तब पास होगा, immediately नहीं, on the expiry either of certain time or fulfillment of some condition, या तो condition पूरा होने पे या time expire होने पे agreement to sell will become sale, तब होगा ownership transfer. Clear? Subject to which property in goods is to be transferred. B point तुम बताओ। ये एग्जीक्यूटरी और एग्जीक्यूटेड देखा है तुमने कॉन्ट्रैक्ट में? क्या था? एग्जीक्यूटिव मतलब सेलर ने प्रोडक्ट सेल किया और बायर ने पैसा देके काम खत्म कर दिया, फिर ये एग्जीक्यूटेड होता है। हाँ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और एग्जीक्यूटरी में वो अग्री करते हैं लेकिन काम कंप्लीट नहीं होता वो। बराबर है। एग्जीक्यूटरी मतलब कुछ तो बाकी है, एग्जीक्यूटेड मतलब सब कुछ हो गया, बराबर है। तो सेल में प्रोडक्ट दिया, पैसा लिया, खत्म, एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटरी में ओनरशिप अभी गया कि बाद में जाएगा? बाद में जाएगा, तो अभी भी कुछ बाकी है, इसीलिए एग्जीक्यूटरी। समझा? अग्रीमेंट टू सेल में काम बाकी है इसीलिए एग्जीक्यूटरी, सेल में हो गया इसीलिए एग्जीक्यूटेड। गॉट द पॉइंट? ठीक है। अच्छा, इसका हेडिंग्स लिखो, हेडिंग्स लिखा थी मैं। फर्स्ट, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। पहला हेडिंग ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, हेडिंग लिख के फिर पॉइंट लिखना। हेडिंग को मैम मस्त नोटबुक में लिखूं? क्या बोल रहा है? नोटबुक में लिखूं? तेरे पास नोट्स नहीं है ना, सिर्फ हेडिंग लिख के रखना, ताकि नोट्स आएगा तो फिर उसमें लिख सकता है। आप मेरे को पीडीएफ भेज के रखो ना, तो फिर रीड करने के लिए। भेज दी। लिखा? यहाँ पे लिखो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डन? ठीक है। नेक्स्ट, अग्रीमेंट टू सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट प्योर एंड सिंपल। ये बोलता है ये सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक। बट सेल कॉन्ट्रैक्ट भी है, कन्वेयंस भी है। व्हाट इज कन्वेयंस? कन्वेयंस कोई भी ट्रांजैक्शन जहां पे कोई असेट ट्रांसफर होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन जहां पे क्या ट्रांसफर होता है? असेट, उसको हम कॉमनली कन्वेयंस बोलते हैं। उसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? कन्वेयंस। घर बेचना, घर गिफ्ट करना, गुड्स बेचना, ये सब क्या होता है? कन्वेयंस। जहां ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है उसको क्या बोलते हैं हम? कन्वेयंस। तो सेल में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है कि नहीं? हाँ। अग्रीमेंट टू सेल में होता है? नहीं। नहीं, इसीलिए उसको सिर्फ क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। सेल में होता है इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट प्लस कन्वेयंस। सो कन्वेयंस इज नथिंग बट अ ट्रांजैक्शन। इट इज अ ट्रांजैक्शन जहां पे क्या ट्रांजैक्ट होता है? प्रॉपर्टी ट्रांसफर। समझ में आ रहा है? इसका टॉपिक डालो कन्वेयंस। मतलब ऐसे पहले ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप लिख के फिर ये पॉइंट लिखने का। हाँ, समझा? चलो, अभी हमेशा अपन क्यों ऐसा बोल रहे हैं ओनरशिप ट्रांसफर, ओनरशिप ट्रांसफर, क्या फर्क पड़ता है? तो हमेशा जो ओनर होता है ना, उसके सर पे रिस्क होता है लॉस का। उसके सर पे क्या होता है? रिस्क होता है लॉस का। सो अगर 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 फोन किया मैंने, 5 किलो चावल चाहिए, ठीक है,
और चावल आने वाले हैं कल। चावल कब डिलीवर होने वाले हैं? कल। बट मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, अंकल के पास चावल था, तो सेल होगा या अग्रीमेंट टू सेल? सेल। क्या होगा? सेल, बराबर है। तो सेल में ओनरशिप सेलर से किसके पास आ गया? बायर के पास आ गया, मतलब मैं बन गई ओनर। मैं क्या बन गई? ओनर, बराबर है। अभी इन दैट सिचुएशन अगर नेक्स्ट डे चावल आने से पहले अंकल के शॉप में लग गई आग और चावल पूरे जल गए, वो 5 किलो चावल का लॉस कौन बेयर करेगा? मैं या अंकल? नहीं, मैं। क्यों? क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो गया है। जो ओनर उसके सर पे रिस्क, जो ओनर उसके सर पे रिस्क। अभी ये सेल नहीं हुआ होता और अग्रीमेंट टू सेल होता, क्या होता? जहां पे ओनरशिप कब ट्रांसफर होता है? फ्यूचर में। तो रिस्क किसका होगा? सेलर का या बायर का? क्योंकि अभी भी ओनर कौन है? सेलर। तो जो ओनर उसका रिस्क। सेल में रिस्क किसका? बायर का। और अग्रीमेंट टू सेल में सेलर का। समझा? जो ओनर उसका रिस्क। पढ़ो पॉइंट नंबर डी। गॉट इट? पॉइंट नंबर डी का हेडिंग लिखो, रिस्क ऑफ लॉस। डन। अभी पॉइंट नंबर ई मैं बताऊंगी, ऐसा ही एफ तुम लिखोगे, ठीक है? एक और पॉइंट ऐड करेंगे इसमें जो तुम लिखोगे। ई वाला अपन डिस्कस करेंगे, दोनों ही डिस्कस करेंगे, बट एफ वाला लिखोगे तुम, ठीक है? ओके। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पता है सबको? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सबको पता है। ब्रीच क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करना, बराबर है। अभी सेलर ने किया है ब्रीच या बायर ने किया है ब्रीच? दो ही लोग ब्रीच कर सकते हैं ना, या तो सेलर कर सकता है या बायर। ट्रांजैक्शन कौन से दो तरीके के हो सकते हैं? सॉरी, एक मिनट। सेलर ब्रीच करेगा तो रेमेडी कौन मांगेगा? रेमेडी मतलब सोल्यूशन ना, कौन मांगेगा रेमेडी? सही है ना? और यहाँ बायर ने ब्रीच किया तो रेमेडी कौन मांगेगा? ये क्लैरिटी है इतना? ट्रांजैक्शन कितने दो तरीके के पढ़े हमने? एक हो सकता है सेल, दूसरा हो सकता है यहाँ पे भी दो तरीके के ट्रांजैक्शन, सेल और अभी मुझे बताओ, सेलर ने किया है ब्रीच, बायर मांग रहा है रेमेडी, ट्रांजैक्शन था सेल। ट्रांजैक्शन क्या था? सेल। मतलब ओनरशिप किसके पास हो गया ट्रांसफर? बायर के पास। बट सेलर ने गुड्स देने से कर दिया मना। बायर क्या है? ओनर। बट सेलर ने क्या देने से मना कर दिया बाद में? गुड्स। अब मुझे बताओ बायर क्या मांगेगा एक्शन में? कॉम्पनसेशन मांगेगा, गुड्स मांगेगा ना? क्या मांगेगा वो? गुड्स। क्यों? क्योंकि वो ओनर है। तो क्या मांगेगा? ला मेरा सामान। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे वो सूट फाइल करेगा और सूट में क्या मांगेगा? गुड्स। क्या मांगेगा? गुड्स। उसको हम बोलते हैं सूट ऑफ कन्वर्जन। क्या बोलते हैं उसको हम? सूट फॉर कन्वर्जन। समझा? अग्रीमेंट टू सेल है और सेलर ने किया है ब्रीच। बायर क्या मांगेगा? अब ओनरशिप किसके पास है? सेलर के पास। किसके पास है? सेलर के पास। और सेलर ने ब्रीच कर दिया। ओनर सेलर ही है और सेलर ने क्या कर दिया? ब्रीच। बायर क्या मांगेगा? कुछ भी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, डैमेजेस। क्या मांगेगा? डैमेजेस। क्यों यहाँ पे वो गुड्स नहीं मांग सकता? क्योंकि वो ओनर नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक। अभी हम यहाँ कुछ भी पे मांग सकता है ना, स्पेसिफिक रिलीफ। वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, सोगा में किधर ला रहा है उसको? मतलब इधर नहीं अप्लाई कर सकते। किधर नहीं? वो मांग सकता है बट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का केस अलग होता है। यहाँ पे हम ऑर्डिनरी रेमेडीज पढ़ रहे हैं। मतलब नहीं मांग सकता बिल्कुल। हाँ,
कोर्ट जाके अगर वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर केस करेगा तो मांग सकता है। वरना नहीं। अगर वो बोलता है कि मुझे गुड्स ही चाहिए तो वो स्पेसिफिक हाँ परफॉर्मेंस, वही। बराबर है, तो वो अलग हम्म। केस है। यहाँ पे हम सिर्फ ऑर्डिनरी रेमेडी डिस्कस कर रहे हैं बीइंग ओनरशिप के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। ओके, बायर ने अगर किया है ब्रीच, बायर ने क्या किया है, ब्रीच, सेलर चाहता है रेमेडी, हुआ था सेल, हुआ क्या था, सेल, बराबर है। बायर ने ब्रीच किया है, ट्रांजैक्शन सेल, बायर ने किया है ब्रीच, मतलब क्या हो रहा है, सिनेरियो क्या हो रहा है, वापस आओ। बायर ने किया है ब्रीच, हुआ था सेल, मतलब कैसे ब्रीच किया होगा, पैसे नहीं दिए होंगे। पैसे नहीं दिए होंगे, बराबर है। तो गुड्स तो दिए ना सेलर ने, और बायर ने क्या नहीं दिया, तो क्या हो गया, ब्रीच, बराबर है। तो यहाँ पे सेलर क्या मांगेगा, पैसे। पैसे, तो सूट फॉर प्राइस, बराबर। और अग्रीमेंट टू सेल हुआ है और बायर ने किया है ब्रीच, तो सेलर क्या मांगेगा, गुड्स का ओनर कौन है अभी भी, और हुआ है ब्रीच, डैमेजेस। मतलब क्या करने। देख बेसिकली कैसा होता है, गुड्स तो गया नहीं है तो सेलर को चिंता नहीं है, बराबर है, बट कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ था, प्रॉमिस हुआ था, और वो प्रॉमिस टूटा गया, और प्रॉमिस जब कोई भी तोड़ता है तो सामने वाले को क्या मिलता है, कॉम्पनसेशन। समझ में आया। यहाँ पे प्राइस क्यों मांग रहा है, क्योंकि गुड्स उसने दे दिए, ओनरशिप, तो अब वो क्या अधिकार है उसका, प्राइस लेने का, बट उसने गुड्स दिए ही नहीं ओनरशिप में, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट टूटा है, तो क्या अधिकार है उसका लेने का, इज कॉम्पनसेशन। समझा, पक्का, बैठा ये, ठीक है। अभी पॉइंट नंबर ई देखो, इफ देर इज एन अग्रीमेंट टू सेल, ये बाद में लिख लेना, पहले पॉइंट नंबर ई पढ़ते हैं, ठीक है। इफ देर इज अग्रीमेंट टू सेल एंड सेलर कमिट्स अ ब्रीच, दो चीजें इंपॉर्टेंट, एक है अग्रीमेंट टू सेल, और किसने ब्रीच किया है, सेलर ने, मतलब अभी भी ओनरशिप किसके पास पड़ा है, सेलर के पास, किसके पास पड़ा है, सेलर के पास, बराबर है। तो बायर के पास क्या रेमेडी है, सिर्फ पर्सनल रेमेडी अगेंस्ट सेलर, नेमली क्लेम फॉर डैमेजेस, श्योर इनफ। बट सेल हुआ है और सेलर कमिट्स अ ब्रीच, सेल हुआ है मतलब ओनरशिप अभी किसके पास चला गया है, और सेलर ने क्या कमिट किया, ब्रीच, मतलब वो गुड्स दे नहीं रहा है। समझा, ओनरशिप तो गया बट वो गुड्स दे नहीं रहा है, हो सकता है उसने गुड्स किसी और को बेच दिए, हो सकता है उसने गुड्स किसको बेच दिए, किसी और को, बराबर है। बाय रिफ्यूजिंग टू डिलीवर द गुड्स, द बायर हैज नॉट ओनली पर्सनल रेमेडी, मतलब वो डैमेजेस तो क्लेम कर ही सकता है, दूसरा रेमेडीज क्या है, विच एन ओनर हैज इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स देमसेल्फ, इज अ सूट फॉर कन्वर्शन, वो बोलेगा मेरे गुड्स मुझे दे, दैट इज सूट फॉर कन्वर्शन, ठीक है। डेटेन्यू मत लिखो, सिर्फ सूट फॉर कन्वर्जन लिखना, क्लियर, बैठा। अभी सेम तुम लिखोगे बायर पर्सपेक्टिव, पॉइंट नंबर एफ, बायर पर्सपेक्टिव लिखोगे, तो इट इज अग्रीमेंट टू सेल एंड किसने ब्रीच कमिट किया है, बायर ने, तो बायर के बदले यहाँ पे क्या आएगा, सेलर, ध्यान से लिखना, सेलर के पास क्या रेमेडी है, इसका क्या आएगा? ई का क्या आएगा, मतलब इसका ई का हेड पॉइंट ब्रीच बाय सेलर, और एफ का क्या आएगा, परफेक्ट, ब्रीच बाय बायर। सोया है क्या, एकदम ध्यान से, लिखा जैसा है वो सिमिलर वर्ड्स यूज करके लिखना, सिर्फ सेलर का बायर करना, बायर का सेलर करना, और ध्यान से रेमेडी लिखना। अग्रीमेंट टू सेल है, बायर ने ब्रीच कमिट किया है, बराबर, तो सेलर के पास क्या रेमेडी है, और फिर सेल में अगर बायर ने कमिट किया है,
तुम लोग को कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं होते हैं, 100% क्वेश्चन एंड आंसर्स, 3 मार्क 4 मार्क 5 मार्क। रिफ्यूजिंग, नहीं क्या बोला तू, पे फॉर द गुड्स, रिफ्यूजिंग टू पे द प्राइस लिखेंगे। वैसे एग्जैक्ट ऊपर जैसा ही था वैसे ही लिख सकते हैं कि वैसे लिख सकते हैं, सिर्फ उल्टा करना पड़ेगा। लिखो ना जो लिखना है, मैं लिखाऊंगी फाइनली, बट लिखो जो समझ में आता है। मैम सूट फॉर कन्वर्जन मतलब? सूट फॉर कन्वर्जन मतलब अपना गुड्स को पाने के लिए सूट फाइल करना। बेसिकली सेलर तुमको गुड्स डिलीवर नहीं कर रहा है ना, तो हो सकता है उसने कोई किसी और को बेच दिया, तो यू विल आस्क हिम टू कन्वर्ट इट टू यू, दैट इज सूट फॉर कन्वर्जन, गुड्स को वापस पाना। ठीक, डन क्या लिखे, मेरे लिए भी भर लेना मग में। मेरा बॉटल किधर है पता नहीं, बैग में होगा अभी, तो कहाँ आप ढूंढने जाए, जल्दी आ। 5 नहीं 2 मिनट। ये लिख लो चार्ट, चार्ट लिखा। पोस्टेज वापरा करो, स्टिकी नोट्स। हाँ स्टिकी नोट्स लो, स्टिकी नोट्स। ऐका ना
सब लोग अपना अपना दुकान से खरीद के स्टिकी नोट्स वापरना चालू करो, थोड़ा सा फोल्ड हो चुका है तो सीधा कर लो। नहीं नहीं उसको मत दो। ये देखो इधर लगाएंगे किधर इसको ये ना ये अच्छी एकदम वरती लाओ ना। चार्ट तो मतलब तुम आइंस्टाइन थोड़ी हो, कल भूल जाओगे। एक दुश्मनी निकालने के लिए तो नल से नहीं भरा ना। मैंने किस बात का क्या पास बोलो, हो गया ना पहला तो एक बार तेरे निकाल दुश्मनी तो एग्जीक्यूटिव में निकलेगा, वो तो ईटी था। देख लीजिए जैसे चैप्टर खत्म होता है ना, बिना पूछे उसका टेस्ट रहेगा, तो प्रिपेयर करना। एक हफ्ते पहले टाइप करना हाँ वो बैच 1 का था, मैंने गलती से तुम लोग को डाल दिया। आज वो लोग लिख रहे थे, देखा ना तुमने। नहीं आपने नहीं आके चिल्ला टेस्ट चल रहा है हाँ इधर इधर बहुत अभी ब्रेक इधर बहुत में मिलता है अच्छा पीसफुल ब्रेक रहता है बहुत एक हफ्ता ऐश कर लो, एक हफ्ता भी नहीं, 5 दिन, 5 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ भगवान। एक दिन में ट्रीटमेंट तो थी, उसके बाद टेस्ट चालू हुआ। प्रीति मैम एक बार का टेस्ट ले लेते तो अच्छा रहता है इतना बाद में ले लो कितना काउंट हुआ था अपना, 40 टेस्ट का कितना हुआ था काउंट? 40 हुआ रहेगा ना, 40 तो हुआ 40 ही तो रहेगा। हुआ रहेगा। वो भी विद इन 2 महीना, 1.5 महीना, नहीं रे 2 महीना तो हुआ रहेगा। एक दिन में दोनों टेस्ट हो रहा है एक महीना मैंने हाँ वो तो है कसं काय फोडते? और नॉर्मल वो तो वो हर ऑल्टरनेट डे टेस्ट देना बिलीव करती थी, तो क्या करूं मैं। और नॉर्मल में डर नहीं लगता कि अरे टेस्ट क्या होगा, घर से ज्यादा आप डांटोगे। अरे बाप रे मैंने कुछ नहीं बोला इसके बाद वेरी गुड। जितना मजाक किया ना तुम लोग ने ईटी में, अब सब भर के निकालो। ये तो बेचारा आया ही 2 महीने पहले था, आके ही उसने 2 दिन बाद टेस्ट देना चालू किया, नुपुर और निमेश ने। दोनों का सेम डे एडमिशन हुआ था। बेचारे। ऊपर हम सब लोग को लेके बहुत बैक फुट पे रहती है मैम की क्यों? अरे तो पता ही है क्या हुआ? वो ऊपर का उसने एक्सप्लेनेशन प्लीज आजकल ज्यादा ही पारिवारिक माहौल पारिवारिक? आप लोग मेम भी दिखे फोटो फैक्ट्री इतना पारिवारिक माहौल देख तो किसका पारिवारिक माहौल हो रहा है, नुपुर का? नहीं नहीं आयुष का आयुष का पारिवारिक माहौल हो रहा है? सबका सबका पारिवारिक। मैं कहाँ से आया अभी ये तूने स्टार्ट है भाईचारा बढ़ रहा है तुम्हारा। देना मुझे चलो लिख ले, क्या लिखा तुम लोग ने? ये लिखा चार्ट हाँ हो गया? नहीं किधर क्या कर क्या रहा है फिर तू? अभी स्टिकी नोट ले रहे हैं। यशमीत क्या कर रहा है? लिखना लगा अब हो गया हुआ लिख के? अरे यही छाप दे एग्जैक्टली।
कुछ नहीं, तुम बस वो चालू कर दे ऐसे लिखने। ब्रीच लिख दे, ब्रीच, टॉपिक ब्रीच। Fruitful conversation कर सकते हैं। कोई तुला असं ये चांगले राहिले की केलं पडते ते करते हैं। मैं तो सिर्फ सिक्योरिटी जब मैं कट कर रहा था मेरे को बोलते तो अच्छे से नहीं करता, अभी कट कर वो मैंने ऐसे कहा ऐसे अच्छा करते करने का हैं, है। एक लाइन ही मार रहा था ना, वो ऐसे ऐसे करते तो करना एक लाइन। बराबर है। वो कांजूर का भाई है, तेरे को रहना है कि नहीं इधर? क्या करेगा खाने का उधर से शांत टेक्निक सीधा भी रावली ने भी मुंह खोल दिया था ये टीवी वाली पूरी हाँ मैम ये ए, अब ये ओमकार का नंबर वही बीकेपी सेव करो क्यों बनता है कि पब्लिक है वो बीकेपी। हे आपने भगवान। उसका एक कोर्स नहीं सुना है? अच्छा, आता है गंदे से कुछ अरे वो न्यू एडमिशन है, वो डर के भाग जाएगी कौन तुम लोग से। दुष्टू हो गई रहेगी। क्यों एफएम में हो गया? नहीं हाँ मेरे को नहीं आयुष का हो गया एफएम में। एफएम में तो आयुष की चालू हो गया, आयुष क्या नहीं इनकी मिला लगा ही नहीं तनेश डोंबिवली आएगा, तनेश डोंबिवली आएगा ना तू? हाँ सब लोग चादर लेके आके मारेंगे तेरे को। ये भाई ये बात बहुत मार पड़ने वाली है, ऐसा मैंने सुना है। तो जल्दी लिख, मैं रब कर रही हूँ, मेरे रब होने से पहले लिख के हो जाना चाहिए तेरा। तनिष गौन पड़ा में मत आ। जल्दी से दो चलो, क्या लिखा तुम लोग ने? बोलो क्या लिखा है? इफ देयर इज हाँ लिखा है agreement to sell the and buyer commits the breach, buyer commits the breach, the seller has a remedy, the buyer, the seller has only personal remedy against, ये लिख तो रही हूँ अभी, और क्या करूं? Against the, तुमने सेम लिखा है तो मत करो, namely a claim for, बराबर ये लिखा तुमने? मैंने लिखा पर सेम नहीं लिखा। मैंने बोला ना सेम लिखो। बहुत दिक्कत है जिंदगी में। तुम लोग को 2 मिनट के लिए ऐसा नहीं लगा कि हम पहली बार लिख रहे हैं, कुछ गलती हो सकती है तो हमें पेंसिल से लिखना चाहिए? मेरे को कॉन्फिडेंस है लिखने का, इसलिए मैंने आगे लिखाऊंगी करके मेरे को लगा मैं आगे भी छोड़ दिया But if there has been sale and तो दो और लिखा buyer कमेंट commits a breach by refusing टू पे to pay the price, बराबर seller has agreement to sell, has not only personal remedy but also other remedy which is filing suit for तुमने क्या लिखा है अभी चेक करो। मैंने वही लिखा है पर लिखा है सिर्फ तो वही मैंने भी वही लिखा है सेम।
नहीं ये आपने पर्सनल बात कुछ नहीं सब लिखा है। पर्सनल पीआर मतलब पीआर मतलब पर्सनल रेमेडी है। एक ही दिन में कितना बार हो गया वही चेक करने से वही लिखा है क्या नहीं। वही लिखा है तो नो प्रॉब्लम। जल्दी सोच। पीआर इज पर्सनल रेमेडी, एटीएस इज अग्रीमेंट टू सेल। बाकी सब तो मैंने पूरा ही लिखा है। मैम वो मेरे को एक पूछना था कल आप फ्री हो गए थोड़ा एक्स्ट्रा 10-15 मिनट क्यों रे? ये करने का रजिस्ट्रेशन कर दो कल कल क्या दिन है? शुक्रवार को आने का ना दो के। हाँ मेरे को भी शायद रजिस्ट्रेशन करना है मेरे को भी पहले लाइन मैंने लगाया बाकी सब बात दूसरा मेरे को तीसरा आर्टिकल्स होते हैं मैं पहला मेरे को नहीं पता इतने अच्छे हैं वो लोग, जिस दिन फॉर्म भर के गए उसी दिन मेरे रजिस्ट्रेशन। पास मैंने जेन्युइन प्रॉब्लम बराबर भरना, क्वेरी आएगा वरना। फॉर्म आएगा फॉर्म की क्वेरी, मैम वहां से क्वेरी आएगा। एडमिशन फॉर्म फोटोग्राफ नसीब दे के भी जाना, वापस मत ले जाना। डन। 2 मिनट चलो फटाफट। आपने रजिस्ट्रेशन किया? नहीं, बाकी है। क्या कर सकते हैं? देखो शर्म नहीं आती। इनका सुन के पैसे दे मत देना। मैम ये हैंडल करेगा ना एकदम में सीधा दिखाएगा। हाँ अरे क्योंकि अगर आम्ही हे इथे चिपकवलं असं म्हणजे असं खाली खाली लागलं असतं ना फरक पडतो बट ऐसा चिपका के इंसान ऐसे करके भी तो लिख सकता है ना, सिर्फ चिपकाना उल्टा है, लिख तो सीधा सकता था। फिर मैम वो सीरियसली आर्यन, चिपका उल्टा पर लिख तो सीधा। प्रेम बनाना मत मैम टिक तो प्रेम अरे खत्म हो रहा है क्या ये वाइटनर है वाइटनर है। चलो चलो, हेलो हेलो हेलो, हो गया लिख के तुम्हारा। चलो आगे। सेल एंड बेलमेंट, मुझे जरा याद दिलाओ, मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। बेलमेंट तुमने पढ़ा था कि नहीं? नहीं था ओह, बेल तो पता है क्या होता है बेल बेल बी क्या बोलते हैं कौन सा बेल? अरे जो करने के लिए वो बेल पता है उसका गुड्स के साथ क्या लेना देना है? बेल पेंट मंदिर का श्रावणी मतलब there is nothing called as bell, it is bail. श्रावणी ब्रेन रॉट पहला तो दूसरा तू ही कर ठीक है, सुनो सुनो सुनो। अभी 2 ट्रांजैक्शंस मैं सिखा रही हूँ और अभी सिखा रही हूँ, वापस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं सिखाऊंगी, तो सीख लो क्या है। समझ में आ रहा है? गुड्स के रिलेटेड ये सेम रिपीट होगा कॉन्ट्रैक्ट में। डन। अभी पहला है तुम्हारा बेलमेंट, दूसरा है तुम्हारा प्लेज। दूसरा क्या है? प्लेज। दोनों ही किसके रिलेटेड होता है? गुड्स। दोनों ही किसके रिलेटेड होता है? गुड्स। ठीक है। बेलमेंट इज, लिखना चालू करो ना।
अरे चाऊ 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 चाऊ। अरे ऐसे बोलने को तो वाचना है कैसे बात अरे गैप और अरे इधर गैप होता है ना Thank you. पेपर के रिव्यू बेल में कर दो अरे यार नहीं है, ज्यादा नहीं है। हीरो थे। वो सबसे बड़ा है इसका भी पूछा था मुझको I will not use to love the better than to give us मधु, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ना देर इज समथिंग कॉल्ड एज TDOP जो करना होता है एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, दैट इज 3 days का सेमिनार which you have to attend। नहीं, फिजिकल। ठीक है, अभी वो इंस्टीट्यूट के चैप्टर्स में और इंस्टीट्यूट में होता है।
तो नरीमन, थाने एंड डोंबिवली. So Dombivli is very nearby to station, just 2-3 minutes walk. Thane is Godbandar, okay, and Nariman is तो दुनिया से पार, बराबर है. हाँ, so basically मैंने डोंबिवली चैप्टर में बात किया है. So अपने लिए एक वो स्पेशल बैच बनाएंगे जहाँ पे सारे प्रैश के बच्चे जाके अटेंड कर सकते हैं, बट वहाँ पे बहुत लिमिटेड सीट्स होती है ऑफ 30 स्टूडेंट्स. सो दिस रिमेन्स इंटरनली विद अस, ठीक है. तो जब होगा मोस्टली 11, 12, 13 अगस्त. हाँ, ये 3 दिन हम सेमिनार रखवाएंगे और 3 दिन जाके आप लोग सब एक हाँ, कहीं वो हाँ? हाँ, कहीं चल गया. चल मैं करती हूँ. तो ये एग्जाम